अंतः, या इसी को कहते हैं काय केंद्रित, केंद्रित इकाई सेल, इकाई सेल। और इसकी अंग्रेजी होगी बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो इसमें घटक कणों की स्थिति क्या होगी? जो घटक कण होंगे, घटक कण कोनों पर रहेंगे, कोनों पर व अंतः केंद्र पर। और अंतः केंद्र को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉडी में, बॉडी में का मतलब जो हम संरचना बनाएंगे उसमें, उसके अंदर बनाना है। ठीक है, तो अंदर जब बनाएंगे तो पूरा का पूरा कण उसी में समावेशित हो जाएगा, प्रविष्ट कर जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल, ये इसका उदाहरण होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा BCC यूनिट सेल। आपको ये याद रखना है BCC, इसमें बी स्मॉल ही बना देते हैं क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसकी जो आकृति होगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि सबसे पहले तो हम घन बनाएंगे और इस घन के कोने पर कणों को बनाना है हमें। तो ये 8 होते हैं। लास्ट टर्न पे आप लोगों ने, पिछले टर्न पे आपने समझ लिया था। अब इनका जो अंतः केंद्र होगा, तो किसी कमरे को अगर आप देखें तो कमरे की, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है जिसको आप देख पा रहे हैं, इस तरफ वाला कोना ऊपर वाला और अपोजिट दीवार, अपोजिट दीवार के नीचे वाले कोने को आप मिलाएंगे तो एक विकर्ण हमको प्राप्त हो जाएगा। जरा आप जहाँ पर बैठे हैं जिस कमरे में, उसको इमेजिन करिए कि जिस दीवार को आप देख रहे हैं उसका ऊपर वाला कोना और अपोजिट दीवार के अपोजिट में नीचे वाले कोने को अगर हम मिलाएंगे तो हमको एक विकर्ण मिलेगा। तो हम यहाँ इसको बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही इस तरफ मिलेगा हमको एक विकर्ण। दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहाँ पर हमको एक कण रख देना है, तो ये कहलाएगा अंतः केंद्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतः केंद्र। ठीक है, ये इस क्यूब का बॉडी सेंटर होगा, तो हम कहेंगे बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। तो ये पूरा का पूरा कण यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि BCC इकाई सेल में, इकाई सेल में कणों की संख्या, कणों की संख्या, इसी को हम कह सकते हैं, या प्रति इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, और प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या को रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये रैंक बनेगी किसके लिए, यहाँ और इंडिकेट कर देते हैं, BCC यूनिट सेल। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हैं, कोनों पर और प्लस अंतः केंद्र पर। कोनों पर 1/8 गुणा 8 करना है, पिछले वाले टर्म को आप ध्यान रखिए, या हम 1/8 को 8 बार जोड़ते थे तो वही चीज़ निकल के आती थी। अच्छा, अब अंतः केंद्र में क्या होगा, एक ही कण है और पूरा का पूरा उसी के भीतर है, तो गुणा 1 कर देते हैं यहाँ पर। अब गुणा 1 क्यों किया, क्योंकि एक विशेष प्रकार की यूनिट सेल होती है हेक्सागोनल, उसमें 3 कण रहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम एक कण का योगदान 1, इस वजह से 1 गुणा 1 यहाँ पर हमको लिखना ज़रूरी था। 1/8 गुणा 8 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1, तो टोटल बन गया 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो रैंक होगा, जिसको हम Z कहते हैं, क्या कहते हैं, Z, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दें हम, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो हमको मिलेगी नेक्स्ट यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसकी अंग्रेजी होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होगी इसकी अंग्रेजी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें घटक कण कहाँ कहाँ रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। घटक कण कहाँ रहेंगे, कोनों पर व फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर। और ये फलक अगर हम बात करें घनी सेल में, तो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, जिसकी अंग्रेजी बनेगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, संक्षेप में इसको हम कहेंगे FCC। तीसरे प्रकार का F बना के दोनों C स्मॉल कर देंगे, FCC यूनिट सेल। तो देखिए अभी कुछ देर पहले आपने अंतः केंद्रित पढ़ा, इसको हम यहाँ से समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, ये घनी है। अब इसमें देखिए ज़रा, फलक किसी कमरे में 6 होते हैं, आपको मैंने बताया था। तो फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, घनी वाला ही हमको पढ़ना है क्योंकि पाठ्यक्रम में यही है, और समझ लेते हैं इसको। तो जब 6 फलक होते हैं तो फलक का केंद्र कैसे, एक हम यहाँ बना के आपको बताते हैं। ऊपर वाले में हम विकर्ण खींचते हैं, तो ये हमको फलक का केंद्र मिला, यहाँ पर एक कण रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो आकृति है फलक की, इसको हम जरा अलग से बनाने का प्रयास करें तो हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो कण रखा होगा वो आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा। देखिए, इसको हम कटी हुई लाइन से बना देते हैं, नीचे वाले हिस्से को। आधा कण इस के अंदर चला जाएगा और आधा कण बाहर रहेगा। तो जो फलक पर स्थित होगा कण, वह आधा कंट्रीब्यूशन देगा और आधे भाग का कंट्रीब्यूशन हमें इस यूनिट सेल में प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि कोने में आपने देखा था 1/8 का योगदान, यानी आधा 1/8 भाग इसका अंदर था। तो अब जो फलक के केंद्र पर स्थित होगा उसका आधा भाग यानी 1/2 का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में हमको प्राप्त होगा। ठीक, तो अब देखिए फलक इसमें टोटल 6 होंगे। तो देखिए इनकी स्थिति, एक तो ये और एक नीचे, बिल्कुल ठीक सीध में बना लेंगे हम आमने सामने। और ये इत्तेफाक से
नेक्स्ट यूनिट सेल की पोजीशन भी होगी, जिसको हम एंड सेंटर्ड कहेंगे। एक ये फलक है, तो एक कण यहाँ रहेगा, इसके ठीक सामने इस तरफ वाले में एक कण बना दीजिए। ठीक, तो इनको हम ऐसे सामने कटी हुई लाइन से मिला भी लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ठीक सामने ये बने हुए हैं। अब देखो, एक होगा पीछे वाला, पीछे वाले फलक का कण हम यहाँ बना लेते हैं, इतने हिस्से में छोटा सा हमने बना लिया। और एक होगा सामने वाला, जैसे कि अगर हम कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाएं तो एक पीछे वाली दीवार पर होगा एक कण और एक सामने वाली दीवार पर होगा। तो उसको यहाँ हम त्रिविमीय डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हमने आमने सामने ऐसे कण बना दिए। तो टोटल 6 कितने कण फलकों पर हमको मिलेंगे? 6। और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन आधा इसके अंदर होगा और आधा इसके बाहर रहेगा। तो अगर हम बात करें FCC इकाई सेल में कणों की संख्या या प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, या इसको हम कहेंगे रैंक ऑफ FCC यूनिट सेल, तो आप देखिए कहाँ कहाँ पर होता है, कोनों पर होता है और फलकों के केंद्र पर होता है, फलकों के केंद्र पर। तो इसको पुराने तरीके से हम अप्लाई कर लेते हैं। कोनों पर के लिए क्या करेंगे हम? 1/8 धन 1/8, ये कहाँ तक जोड़ेंगे? 8 बार। प्लस फलक कितने होते हैं? देखिए ये 6, और मैंने आपको समझाया कि ये जो फलक की स्थिति बनेगी इसमें आधा कण भीतर रहेगा और आधा बाहर, तो योगदान 1/2 का रहेगा। तो हम 1/2 को जोड़ेंगे कितने बार? 6 बार जोड़ेंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ हमको मिलेगा 1/8 गुणा 8 धन यहाँ मिलेगा 1/2 गुणा 6, तो ये कटेगा 3 बार और ये 1 आएगा, हमको मिलेगा 1 + 3 यानी कि 4। इतनी बात समझ में आ रही? तो देखिए क्रम से अगर हम देखें तो सिंपल यूनिट सेल या आद्य यूनिट सेल, मौलिक इकाई सेल, इसमें हमको Z की वैल्यू मिली थी 1। ठीक है, इसके बाद बॉडी सेंटर में आते हैं तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हम याद रखें तो B आता है, और उसमें हमको मिला था Z(2), और इसके बाद ये आता है F। ठीक है, तो F वाले में यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में Z की वैल्यू बढ़ गई जाके 4। तो आप इस आधार पर भी इनको याद रख सकते हैं कि कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनके नाम में वृद्धि हो रही है। तो प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या यानी यूनिट ऑफ रैंक ऑफ यूनिट सेल के मान में लगातार वृद्धि या Z के मान में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, तो आज आपने ये जो 2 पढ़े हैं दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनका सवालों में भी उपयोग होता है और सीधे रैंक इसकी पूछी जा सकती है, यानी Z का मान हमें पूछने सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट है आपकी अंतिम अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित, इसी को किनारा केंद्रित भी कह देते हैं, किनारा केंद्रित, और इसकी अंग्रेजी होगी साइड सेंटर्ड। साइड सेंटर्ड इकाई सेल, इकाई सेल। अंत केंद्रित के आधार पर अंग्रेजी बनेगी इसकी एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। ध्यान दें, अभी तक आपने जितनी भी यूनिट सेल पढ़ी हैं उनका ही सबसे ज़्यादा उपयोग होगा इस चैप्टर में, क्योंकि वे घनीय तंत्र में पाई जाती हैं। और ये जो एंड सेंटर्ड है
ये घनी तंत्र में नहीं पाई जाती, इसके लिए एक अलग तंत्र होता है, उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले तो घटक कणों की स्थिति देख लेते हैं। इसमें घटक कण हमको मिलेंगे कोनों पर तथा दो परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर, ठीक है, मतलब टू अपोजिट फेस सेंटर पर, टू अपोजिट। ठीक, तो फिर से हम बना लेते हैं इसका। पहले तो इसका एग्जाम्पल होता है, घनी तंत्र में तो ये पाई नहीं जाती, विषम लंबाक्ष तंत्र कोष्ठक में इसको इकाई सेल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट है वह इकाई सेल है। अब इसमें देखिए क्या बात लागू रहेगी, ए बराबर नहीं होगा बी बराबर नहीं होगा सी के, ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होगा 90 अंश। ठीक है, अब जब 90 अंश है कोण, तो इसमें कणों की स्थिति का जो योगदान रहना है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जैसा घनीय तंत्र में था, क्योंकि कोण में परिवर्तन नहीं हुआ है तो योगदान इनका बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब कोने वाले का 1/8 का रहेगा और जो फलकों के केंद्र पर है उसका 1/2 का योगदान रहेगा। समझ में आया इतना? अगर कोणीय स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी एक यूनिट सेल आपको बताएंगे, वो स्पेशल यूनिट सेल है, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको भी आप समझेंगे। जब कोणों में परिवर्तन होगा तो कैसे कंट्रीब्यूशन में परिवर्तन आ जाएगा। फिलहाल आप इसको देखिए, विषम लंबाक्ष यूनिट सेल हमको बनानी है, तो इसमें तीनों बराबर नहीं करना है, तो हम क्या करें, एक आयताकार आकृति बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें तीनों बराबर नहीं बनाना है हमको, लेकिन कोण बराबर बनाने हैं। तो ये आकृति हो गई। ठीक, घनी तंत्र में ये पाया नहीं जाता है और इस वजह से घनाकार आकृति हमको नहीं बनानी है। कोने इसमें 8 ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपोजिट अंतः केंद्र हमको बनाने हैं, तो देखिए ये एक ऊपर वाला हो जाएगा फलक का केंद्र, अपोजिट फलकों के केंद्र पर एक ये कण हो जाएगा और ऐसे ही नीचे हम बना देंगे। तो एक कण यहाँ हो जाएगा। तो कोने वाले का योगदान कितने का, 1/8 का, और फलक के केंद्र वाले का 1/2 का। क्लियर हुआ इतना? यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका 1/8 योगदान, मतलब 1/8 भाग अंदर रहेगा, बाकी बाहर रहेगा। यहाँ पर 1/2 का, तो ऐसे 1/2 वाले कितने कण हैं, यहाँ पर 2 कण हैं, और 1/8 वाले कितने कण हैं, 8 कण हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, या इसी को हम कहते हैं रैंक ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल Z क्या वैल्यू में हमको मिलेगी। तो देखिए कण कहाँ कहाँ पर हैं,
कोनों पर प्लस विपरीत, बल्कि 2 संख्या कर देता हूं, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर। तो कोने पर 1/8 गुणा 8 हो जाएगा, या 1/8 को हम 8 बार प्लस करके लिखें, प्लस, और 2 विपरीत में तो 2 गुणा 1/2 कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गए 1, और यहाँ पर भी कैंसिल हो गए 1, तो 1 + 1 बराबर आ गया 2। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान दें कि ये जो 2 रैंक आई है, इसके पहले कहाँ मिली थी? जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें बॉडी सेंटर्ड वाले में मिली थी। तो यहाँ पर जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी उसकी रैंक और बीसीसी की रैंक बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अंतिम यूनिट सेल और पढ़ते हैं, षटकोणीय, षटकोणीय इकाई सेल, इकाई सेल, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसकी रैंक कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी गई है, तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट इसको टिक कर लेंगे। तो अब देखिए घटक कण कहाँ कहाँ रहेंगे इसमें? घटक कण कोनों पर रहेंगे, कोनों पर, साथ में प्लस अंतः केंद्र पर, बल्कि इसको हम ऐसे याद रखें कि बॉडी में ज़्यादा बेहतर होता है, और प्लस 2 अपोजिट, 2 परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत फलकों के केंद्र पर। ये मिक्स के रूप में रहता है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है ऐसा यूनिट सेल है जो मिक्स के रूप में रहेगा, मतलब इसमें कण सभी जगह रहेंगे, फलकों के केंद्र पर रहेंगे, लेकिन वो अपोजिट मतलब एंड सेंटर्ड की तरह रहेंगे। ठीक है, और अंतः केंद्र पर यानी बॉडी में सामान्यतः 1 रहता है, लेकिन यहाँ इसमें 3 कण रहते हैं। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बॉडी में हेक्सागोन की बॉडी के भीतर 3 कण रहते हैं। अब देखिए जरा क्या इसका आकार होगा। तो हमको षटकोण बनाना है पहले। तो इसके ठीक नीचे एक और षटकोण बनाना है। ठीक, अब इनको आपस में मिला दीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ ये जो पीछे वाली हैं इनको कटी हुई लाइन से बना दीजिए, ऐसे ही यहाँ बना दीजिए। बताइए, ये आकृति बनाना समझ में आ गया? अब देखिए कोने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एक षटकोण में
कोने 6, तो नीचे वाले में भी 6 होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, तो अगर हम बात करें रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल जेड, तो इसमें 3 चीज़ें रहेंगी, इनको हम एक एक करके स्पेशली समझते हैं। कॉर्नर, बॉडी और फेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ज़रा, ये तो कॉर्नर वाले कण दिख गए हमको। अब कॉर्नर वाले का योगदान कितने का होगा, तो हम देख पा रहे हैं ये एंगल कितना है, ये होगा 120। कितना होगा? 120। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो अब ध्यान दीजिए इस तरफ, कोने पर कण, देखो 120 अंश का कोण बना, और संपूर्ण घन कोण कितना होता है, मैंने आपको कल बताया था 4 पाई होता है। 4 पाई का मतलब 4 गुणा 180, तो 4 गुणा 180 यदि हम करें तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 × 12, 3 और 6 × 18, तो कोने पर जो कण है वह 1/6 है। बाकी का भाग इसके अंदर नहीं है, वो बाहर है, तो बाहर वाले की हमको बात नहीं करनी है। तो कॉर्नर के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल हो जाएंगे 12 कोने हैं गुणा 1/6, या कह लो 1/6 को 12 बार जोड़ दो तब भी वही बात निकल के आएगी। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 6 दूना 12 यानी 2। क्लियर है? अब बात करते हैं बॉडी में, तो इसके भीतर 3 कण रहते हैं। 3 कण रहते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकी पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी, समान दूरी पर व्यवस्थित रहेंगे 3 कण। तो अब ये पूरे बॉडी के अंदर है ना तीनों, तो 1 का योगदान 1 का होता है, तो 3 का हो जाएगा 3। 3 गुणा 1 यानी कि 3। और अपोजिट फेस सेंटर पे रहेंगे, तो यहाँ 1 मैं ऊपर बना देता हूँ और 1 बना देता हूँ नीचे, और यहाँ पर आधा ही कण रहेगा, क्योंकि फलक वाले में तो हमने आपको बता दिया। तो वो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 गुणा हाफ, क्योंकि आधा ही तो अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है, तो हाफ का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 आएगा। और जब हम इन सब का योग कर देंगे तो 2 और 1 3 और 1 2 3 5 और 1 ये 6, तो 6 आ जाएगा। क्या आएगा? 6। ये रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, यानी हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए जेड का मान हो जाएगा 6। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे 6 निकल कर आता है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक टेबल आपको कंप्लीट करनी है, जिसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे मैं बता रहा हूँ। इकाई सेल, इकाई सेल, इसके बाद दूसरा आप बनाएंगे घटक कणों की स्थिति, घटक कणों की स्थिति। तो इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं, मैं तीनों को यहाँ लिख देता हूँ। कोनों पर, दूसरी है अंतः केंद्र, और तीसरी है फलक केंद्र। और तीसरा जो आप कॉलम बनाएंगे
वो होगा प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, कणों की संख्या यानी कि रैंक ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल जो कि जेड कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए आप लोगों के पास कितनी हैं, मैं यहाँ एक एक करके लिख देता हूँ। पहला है आद्य या मौलिक या साधारण इकाई सेल, इकाई सेल, ठीक। दूसरा है BCC, तीसरा है FCC, चौथा है एंड सेंटर्ड, और पांचवा है हेक्सागोनल। अगर आप चाहें तो एक को मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, जो अभी अभी आपने समझा हेक्सागोनल वाला। हेक्सागोनल में कोनों के लिए क्या किया था हमने, 12 गुणा 1/6 यानी कि 2। अंतः केंद्र के लिए 3 गुणा 1 यानी कि 3, और फलक केंद्र के लिए 2 गुणा 1/2 यानी कि 1, और टोटल आया था 6। ठीक है, बाकी के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।